हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की। आज 173 क्लास के अंदर एंड टुडे डेट इज 29 मार्च 2026। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, हमारे एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं और उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर एस्पिरेंट, जो हमारे डन न्यूज़पेपर का एनालिसिस है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपी के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं या पंजाब के हैं, तो वो भी अपनी इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन आपने साथ साथ नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है। देखिए, हमारा पर्पस एक ही है कि आपके एनालिटिकल अप्रोच और एनालिटिकल एबिलिटी को यहाँ पर बूस्टअप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं पहले भी कहता हूँ कि हमारे कह लें कि एनालिटिकल अप्रोच आपको रिटन क्वालिफाई तो करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन इंटरव्यू के अंदर एक बैलेंस अप्रोच के साथ आपकी डिबेट और कॉन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एनालिटिकल अप्रोच के अलावा बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, नो डाउट। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपका नॉलेज है, आपके ओपिनियन है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी राइटिंग स्किल है। इसको साइड पर रखें, आपका खाना पीना सोना हर चीज़ मैटर करती है यहाँ पर। तो अब आपने करना क्या है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू एस्पिरेंट्स हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, अब जो ओल्ड अटैच हो चुके हैं उनको तो पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर ये चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब बताना पड़ती हैं। जो भी हमारे न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको ये चीज़ें क्लियर करना पड़ती हैं। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट में उनको थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि हैबिट नहीं है। सिर्फ यहाँ पर कह दिया जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन पढ़ना किस तरह है, किस तरह आर्टिकल्स को निकालना है, कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, वो फिर नहीं कर पाते यहाँ पर। तो राइट डायरेक्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यू एस्पिरेंट जितने भी है वो करेंगे क्या? बिल्कुल ईजी एंड सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने पेजेस ले लेने हैं और टॉपिक के ऊपर मेन हेडिंग दे देनी है। फॉर एग्जांपल टॉपिक है आपका पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, आप फॉरेन पॉलिसी लिखेंगे। साथ अगर कोई और चीज़ है पाकिस्तान की, जैसे स्ट्रैटेजीज हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पर चेंज हो रहा है या रीजनल चेंजिंग डायनामिक्स हैं, तो वो आप अलग पेज बनाना चाहें तो उसका अलग बना लें। अब उस बनाने के बाद आपने करना क्या है कि जो हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से होती हैं, या वर्ल्ड कह लें कि यहाँ रिपोर्ट जो ग्लोबल रिपोर्ट्स होती हैं, इंडेक्स वगैरह, उनको भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद रूट कॉजेस क्या आते हैं, इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है पॉलिसी मेजर्स, रिकमेंडेशंस, रेमेडीज, वो भी डिस्कस करते हैं। इस तरह होता है क्या कि जब आप टॉपिक के नीचे चीज़ें ऐड करते जाएंगे तो आपका एक पूरा टॉपिक यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और इस तरह आप चीज़ों को भी कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। स्टार में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल तो नहीं, लेकिन यह है कि चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप जो है इसकी हैबिट बनाएं। विद इन अ फ्यू डेज आप इसकी जो है इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ये वीकनेस को जो है आप इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा डेली बेसिस के ऊपर। हम इधर 5 to 6 टॉपिक से डिस्कस करते हैं। आप ऐसे समझ लें कि आप एक करंट अफेयर का पेपर ही डिकोड कर रहे हैं। हालांकि करंट अफेयर अब आपका करंट अफेयर का जो पेपर है उस तक नहीं रहा, बल्कि करंट अफेयर अब जो है आपका सीए पीए के पेपर में भी, आईआर के पेपर में भी, एसए के पेपर में भी, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में भी, उसके बाद यहाँ पर जेंडर स्टडी के अंदर देख लें, क्रिमिनोलॉजी देख लें, उसके बाद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पर कंपलसरी इस्लामिक स्टडी देख लें। सीए को लाजमी वो जो है यहाँ पर रिलेट करके देता है करंट अफेयर को, ठीक है। तो आप अपने डेली बेसिस के ऊपर नोट्स बनाते जाएं। चीज़ें आपको यहाँ पर छोटी छोटी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते जा रहे हैं, आपने नोट करते जाना। साथ साथ डेट लाजमी डालिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, दोबारा आकर आपको रिवाइज करना पड़े तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि ये डेवलपमेंट इस डेट को हुई थी।
इसके अलावा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर लाइक कमेंट शेयर लाजमी किया करें। तो अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। देखिए लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। चाहे हमारा एसए का पेपर यहाँ पर सीएसएस का हो, चाहे हमारा पीएमएस का हो, तो दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा, हालांकि मैं डेली बेसिस के ऊपर रिपीट कर रहा हूं, जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है वो चाहे वीडियो को आगे कर सकते हैं। देखें बहुत सारी स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी ये भी है, और ये बेस्ट टेस्ट आप समझ लें, कि डेली बेसिस के ऊपर फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड किया करें। उससे होगा क्या कि जब आप लिटरेरी स्टेटमेंट या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को यहां पर डिकोड करते हैं तो आप क्या करते हैं, मल्टीफेरियस एंगल से उसको टच देने की कोशिश करते हैं, यहां पर आइडियाज पिक करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट में आपको थोड़ा मुश्किल होता है कि आइडियाज कहां से पिक करें, कौन से रेलिवेंट है, लेकिन ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपने करना क्या है कि अगर आप डेली बेसिस के ऊपर ये एक अपनी हैबिट बना लें कि एक पेज ले लें, उसके ऊपर लिटरेरी स्टेटमेंट लिखें। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लिखते हैं ऐसे तो बहुत अच्छी बात है, इससे और ज्यादा इंप्रूवमेंट है, लेकिन आइडियाज को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, आइडियाज को पिक करने की कोशिश करें। जब आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होगी, जब आपके आइडियाज जल्दी पिक हो रहे होंगे, तो फिर होगा क्या कि यहां पर जो आपकी राइटिंग स्किल है वो भी यहां पर बूस्टअप हो जाएगी, क्योंकि राइटिंग जो है ना वो हमारे अकॉर्डिंग ब्रेन जो है वो फास्ट होती है। जितनी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट, आइडियाज जल्दी पिक करेंगे, हमारा हाथ भी यहां पर जल्दी स्पीड के साथ काम करेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि डेली बेसिस के ऊपर जो है लाजमी डिकोड। देखिए आप एसए के पेपर के अंदर चाहे लिटरेरी स्टेटमेंट को ना अटेम्प्ट करें, वो चॉइस है आपकी, लेकिन अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडियाज के लिए लाजमी ये चीज किया करें, ठीक है। तो अब यहां पर चलते हैं हम अपनी स्टेटमेंट की। जॉन कैंडी की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अ चाइल्ड इज मिस एजुकेटेड इज अ चाइल्ड लॉस्ट। अब यहां पर एक प्रीवियस ऐसे आया था 2021 के अंदर, मीनिंग पर्पजिव एजुकेशन, और ये ऐसे पहले भी जो है वो आ चुका और सेकंड टाइम यहां पर रिपीट होता हुआ हमें नजर आया। देखिए उनका कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे को एजुकेशन ना दी जाए, अब सिर्फ एजुकेशन की ही बात नहीं है यहां पर, अब यहां पर एस्पिरेंट्स की भी बात करेंगे। देखिए सिर्फ एजुकेशन की ही बात नहीं है, यहां पर ट्रेनिंग भी की भी बात है। जो आपकी बात कर रहा हूं मैं तरबियत की, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही आ जाती, ठीक है। तो अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अगर आप बच्चे को अच्छी एजुकेशन या सही राइट डायरेक्शन में एजुकेशन या तालीम नहीं देते तो सोसाइटी के अंदर आपका बच्चा खो जाता है। अब खो किस तरह जाता है, वो किसी और रास्ते पर यहां पर चलना शुरू कर देता है, गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। गलत काम नहीं मीन्स, आप अगर बोले, एक एग्जांपल लेते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, अब आपकी अप्रोच थोड़ी सी अलग है, गलत नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप हट गए हैं, तो आप ये समझ लें कि बच्चा जो मेन राइट ट्रैक के ऊपर होना चाहिए, राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, वो नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ट्रैक से उतर जाता है। तो एजुकेशन का बेसिकली ये जो मीनिंग पर्पज है, मैंने जो एजुकेशन का भी ऐसे का बताया ना, उसका पर्पस क्या है एजुकेशन। रसल को अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है ना, रसल के ऐसे को, तो आपको यहां पर क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए एजुकेशन का मतलब जस्ट ये नहीं है कि आपको प्रोफेशंस के लिए तैयार किया जाए, आप आगे जाकर जॉब लें। जो एजुकेशन का असल पर्पस जो है ना, देखा जाए तो कुछ पॉइंट्स है यहां पर। सबसे पहले यह है कि एक तो है कैरेक्टर बिल्डिंग, फर्स्ट क्या होना चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग। सेकंड क्या है यहां पर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। फिर हम बात करेंगे यहां पर एनालिटिकल अप्रोच और एनालिटिकल एबिलिटी को क्या करना है, यहां पर डेवलप करना एजुकेशन का काम है। फोर्थ नंबर पर अगर देखा जाए तो आपके इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव को यहां पर क्या किया जाता है, बूस्टअप किया जाता है एजुकेशन के जरिए। तो एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पर। फिफ्थ नंबर आप ले सकते हैं यहां पर, आपके कह लें कि यहां पर आपको इंटेलिजेंट बनाना, ठीक है। तो ये आप देख लें कि 4 to 5 पॉइंट्स है जो मेन कह लें कि यहाँ पर हम कह सकते हैं जो पॉइंट्स हैं इसके लिए, बेसिकली जो एजुकेशन के लिए, कि किस तरह जो है अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब देखें बहुत सारे एस्पिरेंट्स की बात करते हैं कि उनकी जो डायरेक्शन होती है वो ट्रैक से थोड़ा सा यहाँ पर साइड में हो जाते हैं। जो हमें राइट डायरेक्शन में चाहिए चीज़ें वो यहाँ पर नहीं मिलती। यहाँ पर या तो उनको राइटिंग का मसला है, रीडिंग का मसला है, आइडियाज़ का मसला है, टॉपिक कवर नहीं कर पा रहे, चीज़ों को जल्दी से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे,
ठीक है। अब किसी ने एवेल्युएशन करवानी है, किसी ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, किसी ने यहाँ पर लेक्चर्स लेने हैं, तो ये कह ले के मल्टी फैसेटेड चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो उसके अंदर होता क्या है कि बच्चा जो है वो राइट डायरेक्शन से यहाँ पर नीचे उतर जाता है। तो सही राइट डायरेक्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तालीम तो ले ही रहे हैं, एजुकेशन तो हासिल कर ही रहे हैं, लेकिन उसको राइट डायरेक्शन में अगर लिया जाए, सही राइट डायरेक्शन में अगर काम कर रहे हैं, तो देन जो है वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब यहां से आप आइडियाज पिक कर सकते हैं कि जिनको मिस एजुकेटेड किया जाता है तो क्या होता है सोसाइटी के अंदर। सबसे पहले तो टेररिज्म को उठा लें, बाकी तो बात की बात है। और जो यहां पर सही एजुकेट किए जाते हैं तो फिर आप यहां पर पिक कर सकते हैं फिलोसफर्स को भी, साइंटिस्ट को। अब सर जो पुराने हैं ना वो कहेंगे सर आप डेली बेसिस, भाई आ जाकर घुमा फिर के जो बात आती है ना वो यहां पर ही आती है। कोई 8 to 10 हमारी फील्ड्स हैं, यहां से ही हमने आइडियाज पिक करने। अगर आपको सही पता चल गया ना फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट का डिकोड करने का, तो आपके लिए तो वारे न्यारे हो जाएंगे, यकीन माने। तो अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। देखिए आज हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं, जैसे डेली बेसिस के ऊपर होती हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी हैं और हमारे पास न्यूज आर्टिकल्स भी हैं। अब मैं थोड़ा सा एक और चीज बता दूं कि कुछ चीजें यहां पर सामने आ रही कि सर ओपिनियन आर्टिकल क्या होता है, एडिटोरियल आर्टिकल क्या होता है और न्यूज आर्टिकल क्या होता है। हालांकि ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं। देखिए आपके आर्टिकल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। आपका रिव्यू आर्टिकल है, आपका रिसर्च आर्टिकल है, आपका रिपोर्ट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इनको अलग रखें। अब न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका जो न्यूज़ है उनको हम आर्टिकल बोलते हैं, जो आपके ओपिनियंस है उनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं, जो आपका एडिटोरियल है तो एडिटोरियल को क्या बोलेंगे, यहाँ पर आर्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूज़ किसके मुताबिक होती है भाई, आपके पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, बिजनेस के बारे में, रिलेशंस के बारे में, गवर्नेंस के बारे में होगी। जो डेली बेसिस के ऊपर जो डेवलपमेंट हो रही होती है, जो हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें यहाँ पर, तो आपको डेली बेसिस के ऊपर जो है वो चीजें मिल रही होती है। सेकंड अगर बात की जाए ओपिनियन, देखिए ओपिनियन आर्टिकल वो होता है जो एक्सपर्ट देता है। जैसे एक्सपर्ट आपका यहाँ पर मिलिया लोधी साहिबा हैं, इशरत हुसैन साहब हैं, उसके बाद मोहम्मद राना साहब हैं। तो ये क्या करता है डेली बेसिस के ऊपर, डेली वीकली मीन्स इनकी एक ओपिनियन आर्टिकल आती है। तो ओपिनियन वही देता है जो एक्सपर्ट होता है, जिसको यहाँ पर बहुत सारा तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो देता है अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर। एडिटोरियल भी एक आप ओपिनियन कह सकते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल है। क्या है, ऑफिशियल है। जैसे डॉन न्यूज़पेपर तो डॉन की तरफ से ऑफिशियल यहाँ पर जो है वो कह ले के आर्टिकल आएगा हमारा, ठीक है। अब समझ ले ये भी कि पूरे न्यूज़पेपर का आप निचोड़ भी कह सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं, सजेशंस भी होते हैं, रेमेडीज भी होती है, यहाँ पर थोड़ी सी जनरल डिस्कशन वगैरह भी होती है, ठीक है। तो ये इनको बोला जाता है तो आर्टिकल, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ओपिनियन आर्टिकल्स, एडिटोरियल आर्टिकल्स और न्यूज आर्टिकल्स, तो ये चीज है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, द ब्लू वॉर। देखें जंग एक ही है, वॉर एक ही है, यूएसए, इजराइल और ईरान, मुद्दा एक ही है, लेकिन हम डेली बेसिस के ऊपर उसको डिफरेंट एंगल से डिस्कस कर रहे हैं। देखें सबसे पहले हमने यहां पर मेंटल वॉर को डिस्कस किया, और मेंटल वॉर को क्या कहा जाता है, साइकोलॉजिकल वॉर। सेकंड हमने सिमेट्रिकल वॉर को यहां पर देखा, फिर हमने यहां पर इंफॉर्मेशन वॉर को, क्या, इंफॉर्मेशन वॉर को, फिर हमने यहां पर डिजिटलाइज्ड वॉर को भी डिस्कस किया। आज हमारी जो बात रहेगी यहां पर ब्लू वॉर, लेकिन मुद्दा एक ही है, मुद्दा एक ही है। अब यहां पर कोई स्मार्ट स्टूडेंट है ना, एस्पिरेंट, जब मेन एग्जाम के अंदर बैठा तो वो एक ही वॉर को डिफरेंट नाम देकर अपना आर्गुमेंट बिल्ड कर सकता है। इससे एग्जामिनर को यह चीज पता होगी कि बच्चे ने हर एंगल से यहां पर टॉपिक को कवर किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है। एक तरफ मेंटल वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, उसके बाद यहां पर आपको एसिमेट्रिकल वॉर, और उसके बाद आपका डिजिटलाइज्ड वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं यहां पर सारी वॉर देखने को मिल रही है। तो आप एक कंपैक्ट मोल्ड करके स्टेटमेंट को जो है ना अच्छी तरह जो है ना उसको तोड़ मड़ोड़ कर जो है ना जोड़ के कॉम्प्रिहेंसिव बना के आप पेश कर सकते हैं। इससे आपका आइडियाज भी क्लियर हो जाते हैं और सामने वाले के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है कि बच्चे को सही पता है, कॉम्प्रिहेंसिव पता है चीजों का, इसलिए यहां पर ये बता रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास रहेगा वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, इसके साथ या ब्रेक डाउन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। पाकिस्तान के लिए क्या लेसन्स हैं, पाकिस्तान को क्या सबक हासिल करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। डेली बेसिस के ऊपर हम पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, नीचे भी आर्टिकल आया वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मुद्दा एक ही है डेली बेसिस के ऊपर, लेकिन उसके अंदर यहां पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं छोटी छोटी, उन डेवलपमेंट्स को यहां पर कवर करने की कोशिश करते हैं और चीजों को रिलेट करते हैं ताकि हमारा एक एनालिसिस बिल्ड हो सके।
ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आप ये मत समझे कि हमारा टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर रिपीट हो रहा है। देखें, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। रिपीट हो रही होती है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी नई चीजें भी ऐड हो रही होती है। आप ये समझे कि आप दोबारा डेली बेसिस के ऊपर आप सुन रहे हैं तो उससे आपका फायदा क्या होगा? आपको एक तो चीजें रिकॉल होगी, दूसरा आप चीजें कनेक्ट करना सीख जाओगे कि छोटी छोटी चीजों के साथ किस तरह जो है यहां पर कनेक्टिविटी हो रही है, किस तरह यहां पर एनालिसिस बिल्ड हो रहा है। तो आप ये मत समझे कि एक मुद्दा है, आज का लेक्चर छोड़ दिया और कल ले लेंगे, आपका नुकसान है। आप बाद में ढूंढेंगे, फिर मैसेज कमेंट्स आएंगे, सर नीचे आर्टिकल दे दें, कोई मैगजीन दे दें, कोई ग्रुप दे दें। भाई कुछ भी नहीं है, आप काम करें। हमारा पर्पस है क्या? आपको काम के ऊपर लगाना कि काम करें भाईजान, जो भी है काम के बगैर गुजारा नहीं होगा। अपने आप को घसीटे, अपने आप को जलील करें काम के लिए, बहुत मैटर करता है। हमें मेहनत, हार्डवर्क, ये डेडिकेशन, ये जस्ट जो है ना बातों की हद तक नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल वे में लेकर आए इसको। जितनी देर तक खुद को जलील नहीं करेंगे ना, अच्छी तरह प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो बात नहीं बनने वाली, ठीक है। तो ये चीज है। सेकंड हमारे पास है पाकिस्तान डिप्लोमेटिक मूवमेंट, पाकिस्तान पिवटल मीडिएशन एंड यूएसए ईरान टॉक्स। यहां पर बात करेंगे बैकडोर डिप्लोमेसी की। क्या बात करेंगे? केस दो रहेंगे यहां पर हमारे पास। एक तो यूएसए और चाइना का 1970 के अंदर, क्या 71 के अंदर हेनरी किसिंजर, उसकी जो बात की जा रही है। सेकंड हमारा रहेगा यूएसए इजराइल ईरान के दरमियान में। यह मुद्दा तो हमारा रहेगा ही रहेगा। बैकडोर डिप्लोमेसी क्या रहेगी, पाकिस्तान का रोल क्या रहा है, इस चीज को भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर न्यू डेवलपमेंट आज में। थर्ड हमारे पास है हॉटर अर्बन फ्यूचर, पाकिस्तान एस्केलेटेड अर्बनाइजेशन, उसके बाद एंड क्लाइमेट ड्राइवन मोर्टेलिटी। भाई डॉलर का यहां पर साइन लगा दिया है, एंड का लगाते हैं। चलें, खैर ये था कि हमारे पास यहाँ पर अर्बनाइजेशन भी बढ़ रही है, दूसरा यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर शिकागो की तरफ से जो है एक लैब की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिली है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एक तो अर्बनाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ रहे हैं, इसकी पॉलिसी मेजर्स पाकिस्तान के लिए क्या होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अर्बनाइजेशन भी, एट द सेम टाइम राइजिंग टेम्परेचर, ये दोनों चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उनसे मोर्टेलिटी कितनी देखने को मिल रही है, डेथ, वो भी देखें। फोर्थ नंबर पर है स्टाफ लेवल डील रीच्ड विद आईएमएफ फॉर 1.2 बिलियन ट्रांसफर पाकिस्तान आईएमएफ एग्रीमेंट की आउटकम्स। यहां पर जो दिया जाए, प्रीवियस अगर बात की जाए तो पॉवर्टी की बात की गई, इन्फ्लेशन की भी बात की गई। अब जो है जो यहां पर 3 फेजेस में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करने के बाद यहां पर तय हुआ कि पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर जो टोटली अगर देखा जाए तो 4 पॉइंट समथिंग बनता है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहां पर एक तो इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, दूसरा यहां पर पॉवर्टी। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस, उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है उस चीज को भी यहां पर सामने रखते हुए जो है यहां पर लोन मिला। फिफ्थ नंबर पर है यूक्रेन साइंस डिफेंस डील्स विद यूएई कतर एंड यूक्रेन कतर बॉलिस्टर एयर डिफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी यहां पर यूक्रेन और सऊदी अरेबिया के दरमियान में। अब यूक्रेन और रशिया के ऑलरेडी वॉर लगी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन वो अपनी यहां पर फॉरेन पॉलिसी को देखें कि यहां पर भाई पैसे भी कमा रहा है, वो कुछ ना कुछ करेगा तो फिर ही है ना। यहां पर क्या कर रहा है, अब यहां पर डिफेंस पैकेट हुआ है जहां पर वो क्या करेगा, अपने जितने भी एंटी ड्रोन है वो यहां पर जो कह ले कि एंटी ड्रोन सिस्टम मींस जितने भी ड्रोन सामने से आ रहे हैं उनको मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए, तो यहां पर वो टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, यहां पर गल्फ स्टेट्स को यहां पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो प्रोवाइड कौन करेगा, यूक्रेन करेगा। तो यूक्रेन की तरफ से यहां पर यूएई और कतर के साथ इनकी डील हुई है और इसको भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और ऑलरेडी हम चीजें जो है वो सऊदी अरेबिया के रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे यहां पर वोकैब, और वोकैब हमारी लास्ट में लाजमी रहती है, जो मैं बार बार कहता हूं कि आप बैंक बैलेंस बना रहे हैं और साथ साथ अपनी वोकैब बैंक बनाएं, जो हमारे मेन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ओल्ड स्टूडेंट डेली बेसिस ऑकवर्ड लगता है, डेली बेसिस के ऊपर एक चीज को रिपीट करना बार बार ऑकवर्ड लगता है, नो डाउट हमें भी बुरा लगता है कि क्या एक चीज बार बार, लेकिन न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो इसलिए बताना पड़ती है। तो प्लीज बी पॉजिटिव रहकर चीजों को सोचा करें, ऐसा नहीं कि हम डेली बेसिस के ऊपर एक ही गुण गा रहे हैं। देखिए रिपीट करने का मतलब यह है कि न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए। देखिए वोकैब का एक ही, सबसे पहले तो आप ये देखें, अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप टॉपिक के रिलेटेड वर्ड्स, टर्म्स, जॉर्गन्स आप इजीली पिक कर सकते हैं। आपके पास अगर बहुत सारे वोकैब है, नेगेटिव सेंस में कौन सा यूज हो रहा है, पॉजिटिव सेंस में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, उसके बाद एक्सप्रेशन अपना ठीक कर सकते हैं। वोकैब अच्छी होगी तो एक्सप्रेशन वर्ड भी आप अच्छे, एडजेक्टिव एडवर्ब अच्छी तरह यूज कर लेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए रेपिटेशन वाला मामला, रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ आइडियाज। समटाइम क्या होता है कि आपके आइडियाज रिपीट नहीं हो रहे, तो समटाइम वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो आप बार बार लिखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके आइडियाज भी रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी एक यहां पर जो है ना वो सही साइन नहीं जाता एग्जामिनर करते। उसके बाद स्टेटमेंट को मोल्ड करके जो चूरन बेचा जा रहा है, कभी मोल्ड करके लिखे, मोल्ड करके, भाई मोल्ड करके विदाउट वोकैब आप कैसे लिखेंगे,
मोल्ड करके लिखने के लिए आपके एडजेक्टिव्स अच्छे होने चाहिए और टॉपिक के रिलेटेड होने चाहिए। वर्ड के जो नाउन लग रहा है, नाउन या प्रोनाउन, उसके रिलेटेड होने चाहिए। ज्यादा जो है वो कह ले के बढ़ा चढ़ाकर भी चीजों को जो है वो नहीं पेश करना चाहिए, ठीक है। बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चलना है, ये चीज है। तो वोकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैटर भी करते हैं, और लास्ट में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर सबसे पहले हमारे पास है द ब्लू वॉर। ब्लू वॉर के अंदर पाकिस्तान की पॉलिसी मेजर्स क्या है। फर्स्ट हम 5 पॉइंट्स देखेंगे। देखें, वॉर के रिलेटेड ऑलरेडी हम 28 फेब से यहां पर इसको जो है कवर कर रहे हैं। डेली बेसिस के ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट्स आ रही हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं। हम मेन जो है डिटेल में नहीं जाएंगे, जो प्रीवियस हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारा। अब जो है यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है उनको ऐड करते जाएंगे, बाकी डिटेल्स जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, जितने भी न्यू आ रहे हैं, तो वो प्रीवियस लेक्चर्स अपने एक बार 28 फेब से सुनना स्टार्ट करें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। आपको नई से नई चीज यहां पर मिलती जाएगी, जितने भी डेवलपमेंट्स हुई है वो सारी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के हमारे सबसे पहले हमारे पास जो रहेगा यहां पर देखें, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, ब्रेक डाउन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, लेसन्स फॉर पाकिस्तान। देखें, ब्लू वॉर जो यहां पर देख रहे हैं, पर्शियन गल्फ के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर क्लोज कर दिया गया। ट्रेड, पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन जो है यहां पर डिसरप्ट हो चुकी है, बेसिकली इसको बोला जा रहा है। तो आप देखें किस तरह जो है पर्शियन गल्फ के अंदर भी, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर भी, अकॉर्डिंग टू BBC, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड वगैरह जैसे यहाँ पर बड़े बड़े वॉरशिप देखने को मिले। तो अरेबियन सी एक वहाँ था जहाँ से पाकिस्तान अपनी ट्रेड करता था गल्फ स्टेट्स के साथ, लेकिन वहाँ पर भी क्योस एंड इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो आप देखें, यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे नहीं, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि जो बता दूं। देखें, ओल्ड ग्लोबल रूल बेस्ड पहली दफा यहाँ पर नहीं टूटा, ये पहले भी टूटा जा चुका है, यहाँ पर तोड़ा जा चुका है इसको। कोल्ड वार का एरा देखें उठाकर, जो आपका रूल बनाएंगे। यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी, उससे पहले लॉ ऑफ टारगेट, उससे पहले, और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहां पर जो यूएसए का जो वॉर एक्ट, वॉर क्राइम एक्ट जो यहां पर पास किया गया था 1996, उसको भी डिस्कस किया। उसके बाद उसका जो जैक डिपार्टमेंट है, लॉ ब्रांच ऑफ वॉर, उसको भी डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या क्या न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। उसके बाद इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जिनेवा कन्वेंशन 1949 के अंदर क्या हुआ था, जिसको साइन किया गया था, जिसको लॉ ऑफ वॉर मैनुअल भी कहा जाता है, जो यहां पर 1100 पेजेस के ऊपर बेस करता था। तो ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अब सेकंड टाइम जो है, सेकंड टाइम तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब जो है दोबारा जो है, जिस तरह ईरान के ऊपर अटैक किया गया, तो एक बार फिर जो है इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ यहां पर। और ये बात कर रहा है अंटोनियो गुटेरेस की भी आप देख सकते हैं स्टेटमेंट्स, यूरोपियन कंट्रीज की भी आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगी। उसके बाद जितना भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रशिया है, चाइना है, इन्होंने भी इस चीज को यहां पर कंडेम करते हुए नजर आए, ठीक है। एक चीज तो अब यूनिलैटरल एग्रेशन की बात करें, यहां पर डोमेस्टिकली देखें, अगर आप यहां पर यूएसए आप न्यूज़पेपर को अगर पढ़ें तो यहां पर आपको मिलेगा कि डोमेस्टिकली जो है वहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के आपस में जो थोड़े तनाजात भी देखने को मिलते हैं। तो अब डेमोक्रेट्स जो है वो बिल्कुल भी जो है इसमें हक में नहीं थे, और उन्होंने बाद में यहाँ पर रेजोल्यूशन भी पास की कांग्रेस के अंदर। उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रंप है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 1, वो ये नहीं कहता कि प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर जो है यूज करे और जिस तरह वॉर डिसीजन ले सकता है। तो उन्होंने ये भी किया कि ये कांग्रेस का काम है कि बैठकर डिसीजन करना कि किसी कंट्री के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करनी है, क्या रीजन है, सारी चीजें डिबेट होने के बाद। लेकिन एक यूनिलैटरल एग्रेशन भी देखने को मिला। सॉरी, ग्रीगरी मेक्स जो है यहाँ पर डेमोक्रेट्स के, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि जो ट्रंप ने जो कह लें कि यहाँ पर वॉर स्टार्ट किया वो नहीं करनी चाहिए थे। ऑलरेडी जो है ट्रंप इस वॉर के लिए जो रेडी नहीं था। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमें डेमोक्रेट्स की तरफ से देखने को मिली। तो काफ़ी जो है यहाँ पर जो है वो ट्रंप को जो है क्रिटिसाइज भी किया गया, ओपोजिशन ने काफ़ी यहाँ पर वॉर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो रेजोल्यूशन वगैरह हर चीज़ हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखें यहाँ पर जो है ना यूएसए ने क्या किया, यूएसए, इजराइल और ईरान मिलकर क्या किया, 28 फेब के ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो क्लियर नहीं थे। कभी बोला जा रहा था यहाँ पर रजीम चेंज का बोला गया, कभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को यहाँ पर टारगेट किया गया, 2025 के अंदर भी किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह लें कि दोबारा जो जितने ऑब्जेक्टिव, कभी रजीम चेंज की बात की जा रही है, कभी यहाँ पर जो है वो कह लें कि प्रॉक्सी ग्रुप से उनको सपोर्ट ना किया जाए, डेमोक्रेटिक यहाँ पर होना चाहिए, कभी बोल रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर काम करना चाहिए। तो ये एक एक चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नजर नहीं आए। तो रजीम चेंज वाला देखने को मिल रहा था, तो उसके लिए फिर यार सारा काम जो है वो हुआ। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है, डेसिमेशन है, सेटिंग है डेंजरस प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द 2003।
अब ये बात की जा रही है यहाँ पर, ये जो अभी हम बात कर रहे थे, जो ग्लोबल जितना भी रूल जो हमें थे यहाँ पर वायलेट होते हुए नजर आए, तो उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। देखें, आपका जो ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर था वो तो पहले भी कोल्ड वार के एरा में देखने को मिला, लेकिन 2003 के अंदर जब इराक के अंदर हमें यहाँ पर जो है वो अटैक देखने को मिला यहाँ पर 2003 के अंदर, तो उस वक्त भी वायलेट किया गया। अब फिर दोबारा जब ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ तो फिर भी यहाँ पर वायलेशन देखने को मिली। सेकंड पॉइंट क्या है, ईरान स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। अब ये नहीं पता था कि यूएसए को भी ईरान इस तरह जो है यहाँ पर जो है वो कह लेकर रिस्पॉन्स करेगा, और जिस तरह उसने सोचा कि वेनेजुला के ऊपर कंट्रोल किया, निकोलस मदुरो को यहाँ पर पिक किया उसने, ठीक है, पिक करने से मतलब समझ रहे हैं आप, अरेस्ट किया गया, फिर लेकर गए न्यूयॉर्क कोर्ट्स के अंदर पेश किया गया, फिर अभी रिसेंटली उनकी जो यहाँ पर पेशी देखने को मिली, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने, ईरान का नहीं पता था कि ये इस तरह रिटेलिएट कर सकते, तो इन्होंने बड़ा स्वेयर यहाँ पर रिटेलिएट किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है, अब तो ये बोरिंग सा टॉपिक लगने लगा है कि 20% 30% डेली बेसिस के ऊपर एक ही बार बार रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है यूएसए स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन। तो यहां पर यूएसए का अंदाजा नहीं था कि इस तरह जो है यहां पर ईरान की तरफ से जो है वो अटैक किया जा सकता है या ईरान इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकता है। इंपॉर्टेंट हमारा पॉलिसी मेजर्स रहेंगे। अब एस्केलेशन और रिस्क का डेडलॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी वजह क्या है कि एक तरफ से यहां पर यह भी कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी है, CNN आप उठाकर देख लें, आपको गार्डियन, ये इंटरनेशनल मीडिया, यहाँ पर एक ही बात है कि हो सकता है कि यहाँ पर जिस तरह यूएसए की तरफ से कहा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन मीन्स यहाँ पर फिजिकल अगर भेजकर किया जाए, और ये काम देखने को मिला था यहाँ पर कब 2003 के अंदर भी। यहाँ पर देख लें अफगानिस्तान के अंदर क्या होता, सेम इस तरह अगर बात की जाए वियतनाम के अंदर देखें जिस तरह यहाँ पर फिजिकल जाकर जो है वॉर लड़ने को देखने को मिली। तो अब यहाँ पर जो है ये भी बात देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो चीज कहती है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, देखिए न्यूक्लियर वेपन्स को रखना यहाँ पर जो है वो इलीगल कहा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, 1996 के अंदर ये बेसिकली बात की गई, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको ऐड कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर इस तरह की कोई चीज देख रहे हो, ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, ठीक है, तो फिर तो बहुत सारा लॉस यहाँ पर हो सकता है कि न्यूक्लियर अगर वेपन्स का यूज किया जाता तो फिर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिलता। अब जापान आपके सामने ही है सॉरी, नागासाकी और हिरोशिमा वाला फैटमैन लिटिल बॉय यहाँ पर गिराए गए 1945 के अंदर, तो कितना लॉस हुआ आज तक झेलना पड़ रहा। तो ये चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा अभी भी खतरात हैं, लेकिन देखते हैं कि अभी क्या होता है कि जितना डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस की बात की जा रही है। इंपेरेटिव फॉर डी एस्केलेशन है, देखें जी, with no good options left, the USA must end the war potentially through Pakistan's mediation despite Iran's demands and the unresolved core regional issues of Palestinian state and Israeli hegemony। अब देखें एक चीज़ तो आप समझ लें कि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल अगर किसी को अपना राइवल या सबसे बड़ा कंपेटिटर मानता है रीजन के अंदर, तो वो ईरान है। उसको पता है कि जब तक ईरान है तो मैं आगे जो है वो नहीं बढ़ सकता। तो हुआ क्या कि यहाँ पर आपके सामने ये पैलेस्टाइन वाला मामला, गाजा वाला, वेस्ट बैंक वाला, तो उसके ऊपर भी जितने भी लॉज आए, बोपी बनाया गया, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर इलीगल रजिस्ट्रेशन वगैरह गाजा के अंदर, और जिस तरह लेबनान के ऊपर लिटानी रिवर तक जो है बात की जा रही है जो इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि भाई वहाँ तक हम जाएंगे, तो इस तरह की जो है स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब ये इसका सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना चाहिए। पाकिस्तान प्ले कर भी रहा है, पूरा एज ए मेडिएशन रोल प्ले कर रहा है। देखें पाकिस्तान को रिकग्नाइज भी किया जा रहा है, यहाँ पर रशिया, चाइना रिकग्नाइज कर रहा है, यहाँ तक कि यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल जो हमारे पास एंटोनियो गुटेरेस है उनके, और उसके बाद स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो, वो भी यहाँ पर पाकिस्तान की जो है वो डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस के लिए जो एफर्ट्स है उनको यहाँ पर रिकग्नाइज किया है। और ये प्रीवियस लेक्चर में भी हम बात कर चुके हैं। बात करेंगे यहाँ पर लेसन्स फॉर पाकिस्तान। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास 5 पॉइंट रहने वाले। सबसे पहले तो हमारे पास सोल्यूशन एक ही बचता है भाई, कंटिन्यू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। अगर रीजन के अगर देखा जाए ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न फ्लैंक आपका देखे तो सही, एक तरफ यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ मामला चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर ईरान का बॉर्डर जो है वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अरेबियन सी आपका जो है यहाँ पर पूरा क्योस एंड इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो वेस्टर्न फ्लैंक, वेस्टर्न बॉर्डर जितना भी जो अभी करा है, तो पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक अंडर प्रेशर है। तो देखें कितना प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो पाकिस्तान के पास सोल्यूशन क्या है कि यहाँ पर जो है कंटिन्यू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू ब्रिंग पीस बिटवीन ईरान, यूएसए एंड गल्फ कंट्रीज। अब इसको जो है वो कह लें कि बैलेंस अप्रोच के साथ भी लेकर चलना है सारी चीजें। बैलेंसिंग एक्ट स्ट्रेटजीज, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के पॉलिसी मेजर्स, ऑलरेडी हम इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस कर चुके हैं। मेंटेन स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी
अवॉइड एंटरिंग इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑन एनी साइड, प्रोटेक्टिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। देखें यहां पर पाकिस्तान की जो प्रैग्मेटिक पार्टनरशिप की बात जो की जाती है या उसकी जो अप्रोच बात की जाती है, देखें नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले यहां पर सामने रखना है। प्रैग्मेटिक पार्टनरशिप या अप्रोच की मतलब होता है नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए करते हैं। जैसे यूएसए की बात करते हैं हम, भाई उसके लिए मैटर नहीं करता कि सामली स्टेट, रिलीजियस स्टेट है, सेकुलर स्टेट है, अथॉरिटेरियन रूल है या डेमोक्रेटिक रूल चल रहा है, उसको मैटर नहीं करता भाई, उसको नेशनल इंटरेस्ट रखने। और अकॉर्डिंग टू ट्रंप आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी का मसला भाई, अमेरिका फर्स्ट, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज, उसके बाद यहां पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसकी वजह से यहां पर यूरोपियन कंट्रीज तो अपने आप को इनसिक्योर फील किया। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है, ऑलरेडी इसके ऊपर काफी डिस्कशन कर चुके हैं। तो पाकिस्तान को यहां पर न्यूट्रल रहना पड़ेगा, पाकिस्तान को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यहां पर जाना नहीं चाहिए और ना भी जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अवॉइड करना चाहिए। देखें यहां पर 2014 के अंदर जब हमें यमन के अंदर वॉर देखने को मिली, प्रॉक्सी ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में, तो पाकिस्तान को बोला गया कि भाई पाकिस्तान की तरफ से हेल्प मांगी, लेकिन पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई और ये डिबेट होने के बाद ये चीज यहां पर डिस्कस की गई और एंड उसका निकला कि हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे दोनों मुस्लिम कंट्री जो भाई है, तो इसलिए जो है हम बात करेंगे यहां पर रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल पॉइंट भी, क्योंकि दूसरी तरफ यहां पर सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट भी हुआ पड़ा है, ईरान ने भी यहां पर गल्फ स्टेट्स के ऊपर यूएसए मिलिट्री बेसिस को यहां पर निशाना बनाया। अब ये देखें चीजें मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास क्या है, प्रिपेयर फॉर टर्बुलेंट रीजनल टाइम्स, रिकॉग्नाइजिंग इंडियाज इवॉल्विंग स्ट्रेटजी ऑपरेशन सिंदूर वाया। अब देखें यहां पर ये इंपॉर्टेंट जो है अफगानिस्तान, देखिए दो अफगानिस्तान और इंडिया दोनों यहां पर क्लोज आते हुए भी नजर आए। दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से ये भी कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, अभी भी कंटिन्यू है, तो ये चीज भी देखने को मिल रही। तो अब पाकिस्तान को यहां पर सावधान होकर चलना पड़ेगा, बी केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। एक तरफ यहां पर ईस्ट, एक तरफ यहां पर वेस्टर्न हमें चीजें देखने को मिल रही है। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान का क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल स्ट्रेटेजी है। और देखें तो अगर अभी पाकिस्तान की जो इंपोर्टेंस है, जो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, वो काफी बढ़ चुकी है। उसकी वजह क्या है, एक तरफ चाइना, एक तरफ इंडिया और एक तरफ अफगानिस्तान सिक्योरिटी इश्यूज और दूसरी तरफ ईरान वाला मामला। अब देखा जाए तो चारों जगह पे यूएसए का हमें यहां पर फोकस देखने को मिलता है, चारों जगह पे। ईरान के साथ ऑलरेडी चल रहा है, अफगानिस्तान 20 ईयर वॉर लड़के गया है, फिर भी वो सिक्योरिटी की बात करता है, सिक्योरिटी चैलेंजेस है। इंडिया के साथ पार्टनरशिप है और यहाँ पर राइवलरी कॉम्पिटिशन चल रहा है चाइना के साथ। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है एक मेन यहाँ पर अब क्या लेके कोर पॉइंट देखने को मिल रहा था, इस चीज को यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल मेंटेनिंग रिलेशंस विद यूएसए एंड एक्नॉलेज चाइना एज इट्स मोस्ट रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड फोस्टर दैट अलायंस। तो दोनों तरफ से बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चलना पड़ेगा। चाइना के साथ भी हमारे इंटरेस्ट है और उसके बाद अगर देखा जाए यूएसए के साथ भी, दोनों चीजें। प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक सिक्योरिटी अबव डिफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले भी अंडर प्रेशर है, तो इसको जो है यहाँ पर जो है सोचना पड़ेगा एक बार कि इकोनॉमिक प्रेशर है ऑलरेडी बहुत ज्यादा। गल्फ स्टेट्स आपकी देख रहे, जिनके साथ हमारी अरेबियन सी के साथ यहाँ पर ट्रेड होती है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर बंद जा रहा है। क्या चल रहा है, वो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ चुकी हैं, यहाँ पर शिपिंग की रेट बढ़ चुके हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी हैं ले जाने के। ऑलरेडी ट्रेड अगर हम कर रहे हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट पहले चल रहा है, एक्सपोर्ट हमारी इतनी नहीं है, इंपोर्ट ऑलरेडी हमारी बढ़ रही है। तो इंपोर्ट बढ़ रही है तो अब प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगी, तो जो हमें $20 बिलियन देखने को मिल रहा था, अब $25 to $30 बिलियन तक यहाँ पर जा सकती हैं। तो ट्रेड डेफिसिट और जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर हम पहले भी बात कर रहे थे कि शिपिंग कॉस्ट वगैरह, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह बढ़ गई। यहाँ पर पाकिस्तान डिप्लोमेटिक अगर देखा जाए 6 पॉइंट्स है हमारे पास। अब ये चीजें कुछ यहाँ पर रिपीट हो रही, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे बैकडोर डिप्लोमेसी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेनरी किसिंजर वाला केस डिस्कस करेंगे और उसके बाद चाइना और यूएसए के रिलेशंस, और अभी पाकिस्तान की क्या करंट सिनेरियो के अंदर पॉलिसी है पाकिस्तान अपना रहा, और पाकिस्तान को इंटरनेशनली यहाँ पर रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा यहाँ पर कि जिस तरह सेक्रेटरी जनरल जो यूएनओ के, उनकी तरफ से भी पाकिस्तान को सराहा गया कि वो अपना एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए पाकिस्तान पिवटल मेडिएशन इन यूएसए ईरान टॉक्स, एंड पाकिस्तान का जो अभी देखा जाए एक क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान अपना देखे सिविल मिलिट्री लीडरशिप मिलकर जो है इस मामले को जो है वो देख रही है और देखना भी चाहिए। पाकिस्तान पहले अगर देखा तो पाकिस्तान पहले इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इंटरनली इतने चैलेंजेस भरे पड़े हैं, कभी टेररिज्म का मसला अभी बढ़ता जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर। तो यहाँ पर पाकिस्तान को पॉलिसी, इंटरनल जो कंट्राडिक्शंस है या इंटरनल जो चैलेंजेस है, इश्यूज है, ठीक है, तो उनको भी देखते हुए सामने के ये हमें जो है यहाँ पर किसी की तरफ नहीं जाना, एज ए मेडिएटर रोल प्ले करना, रीजनल सिक्योरिटी जो फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा भी है, अगर इन शॉर्ट बोला जाए। तो देखिए रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पहले भी अफगानिस्तान की तरफ देख ले, ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है टेररिज्म को लेकर, मिलिटेंट्स ग्रुप्स को लेकर। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि ईरान वाला मैटर चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ये पाकिस्तान का एक क्रिटिकल यहाँ पर पॉइंट बनता है। सबसे पहले अगर देखा जाए बैकडोर डिप्लोमेसी और ग्लोबल कॉन्फर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कॉन्फर्मेशन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आप उठाकर देखें तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान एज ए मेडिएटर रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, निगोशिएशंस की बात करता है। सबसे पहले यहां पर देखें गल्फ डिप्लोमेटिक चैनल्स और पाकिस्तान बिहाइंड द सीन्स कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल। यहां पर प्रूवन डिप्लोमेटिक कैपेसिटी, तो ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि पाकिस्तान की तरफ से यहां पर जो 15 पॉइंट्स की बात की गई, पाकिस्तान की तरफ से नहीं कि यूएसए की तरफ से की गई, लेकिन यहां पर जो है वो एज ए मेडिएटर रोल प्ले जो है वो कर रहा है पाकिस्तान। ठीक है, पॉइंट्स को लेकर डिस्कस किया, ये सारी चीजें, जिस तरह यहाँ पर मसूद साहब है जो प्रेसिडेंट नजर आता है, ईरान के रागची हैं, उसके बाद यहाँ पर विटकॉफ जो हमें यहाँ पर यूएसए के नजर आते हैं, ट्रंप साहब हैं, उसके बाद यहाँ पर मार्क रूबियो, जितना भी अगर देखा जाए तो आपस में निगोशिएशंस चल रहे हैं, टॉक्स चल रहे हैं कि बात बन जाए, यहाँ पर मैटर सॉल्व हो जाए, वॉर रुक जाए। अब यहाँ पर प्रूवन डिप्लोमेटिक कैपेसिटी की बात की जाए, देखें 1971 के अंदर केस डिस्कस करते हैं पाकिस्तान किस तरह अपना रोल प्ले किया। अब 1971 के अंदर जो डिप्लोमेसी का नाम दिया गया था शटल डिप्लोमेसी। शटल डिप्लोमेसी किसके साथ रिलेट की जाती है? हेनरी किसिंजर के साथ। सबसे पहले अगर देखा जाए पाकिस्तान ने मेडिएटर रोल प्ले किया, यहां पर चाइना और यूएसए के दरमियान में इनके रिलेशंस को बिल्ड किया, यहां पर हेल्प की। तो हेनरी किसिंजर यहां पर जो है वो विजिट भी करते हैं चाइना और यहां पर जो है वो यूएसए के दरमियान में रिलेशंस बिल्ड होते हैं। दूसरा केस स्टडी अरब वॉर, जब 1974 और 5 में क्या हुआ था यहां पर, तो उस वक्त भी हेनरी किसिंजर ने शटल डिप्लोमेसी देखने को मिली, बार बार ट्रैवल किया और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के दरमियान में क्या करवाई, यहां पर सुलह करवाई, जब इजराइल वाला मामला चल रहा था अरब स्टेट्स के साथ। ठीक है, तो अब ये है, तो पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं पे अच्छा ही काम कर रहा है ना कि भाई रुक जाए, वॉर रुक जाए। हम ऑलरेडी यहां पर देख ले इतने क्राइसिस का शिकार है, तो पाकिस्तान को यहां पर ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रस्ट डेफिसिट की जो बात की जा रही है ना यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा यहां पर देखें डोमेस्टिक ट्रस्ट डेफिसिट जो है देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आप यहां पर यूएसए का देखें कि जो डेमोक्रेट्स की तरफ से जो है डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो ट्रंप को काफ़ी जो है कहा जा रहा है कि इस वॉर को जो है वो स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, ये हमारी वॉर नहीं है, ये इजराइल की वॉर थी। तो ये अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेट्स जितने भी हो वो ये आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें, बीबीसी देख ले, CNN देख ले, आपको सारी यही चीज़ें मिलेंगी। आपको गार्डियन उठाकर देख ले, रॉयटर्स उठाकर देख ले, ठीक है, आपको यही यहाँ पर देखने मिले कि ऑपोजिशन जो यूएसए के अंदर डेमोक्रेट्स है तो वो कह रही है कि वॉर नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें डोमेस्टिकली भी है, ट्रस्ट जो डेफिसिट भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान भी अगर देखा जाए इंटरनली टेस्ट रिपेयरिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन ऑन द ईरान कॉन्फ्लिक्ट इज क्रूशियल फॉर नेशनल प्राइड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह डिबेट हुई, और ये बात हम कर रहे थे 2015 के अंदर, जो तो 14-15 के अंदर जो हमें यहाँ पर देखने को मिला ना यमन वॉर, जब यहाँ पर मैं पहले भी क्या है मैंने कि ईरान और सऊदी अरेबिया प्रॉक्सी यहाँ पर जब लड़ी जा रही थी, तो अब जो है वहां पर भी पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री डिबेट की थी और कहा था भी हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी को यहाँ पर ज्वाइन करने वाले नहीं है, जिस तरह पहले भी हमने बात की। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। अब देखिए स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी एंड स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो वही बात है कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहा यहाँ पर। हालांकि सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट भी साइन हुआ, तो यहाँ पर ईरान को बोला गया कि आपको ये सामने रखना चाहिए कि एटलीस्ट जो पाकिस्तान और जो सऊदी के दरमियान में एक डिफेंस पैक्ट भी है उसका तो ख्याल रखें, तो फिर यहाँ पर जो है मामला कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट हो। मेडिएशन फॉर इकोनॉमिक गेन, पाकिस्तान को इस वक्त जो है टोटली अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए काम करना चाहिए और कर भी रहा है, उसके लिए एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस की तरफ जा रहा है, डी एस्केलेशन की बात कर रहा है। भाई इकोनॉमी पहले हमारी प्रेशर में, अंडर प्रेशर में, तो वो काम सही किया जा रहा है। तो ये है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ईरान ट्रस्ट इन इस्लामाबाद, तो अब देखा जाए तो अब ईरान के साथ भी जो है वो बार बार निगोशिएशंस किए जा रहे हैं कि भाई जो है वो जितना भी है निगोशिएशंस किए जाएं, यहाँ पर टॉक्स की जाएं, डी एस्केलेशन हो, रीजनल पीस हो, सिक्योरिटी हो। तो ये सारी जनरल चीज़ें जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें पाकिस्तान के लिए जो भी देखा जाए ना ऑप्शन यही है कि डिप्लोमेटिक जो है निगोशिएशंस करवाने चाहिए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़ें, ठीक है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी यही है कि रीजनल लेवल के ऊपर जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए। और ये लास्ट में हमारे पास जो पॉइंट रहना है, इफ दिस टॉक्स मटेरियलाइज इट वुड नॉट ओनली बी सिग्निफाइड डिप्लोमेटिक अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान बट ऑल्सो यूनिफाइंग force for its diverse communities. Our future diplomatic successes in Afghanistan and with India are essentially to enhance its international image
एंड रिड्यूस इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क। तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया को भी यहाँ पर जो इश्यूज हैं उनको कर्टेल करना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज यहाँ पर जो उसका इश्यू बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान को ऑलरेडी नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो है क्लाइमेट इंपैक्ट लैब की तरफ से जो चीज यहाँ पर कही गई है, यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट्स रहेंगे, 1 बाय 1 जो है इनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो 5 पॉइंट यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आपको चीजें पता चल जाए। तो स्वेयर मोर्टेलिटी प्रोजेक्शन यहाँ पर जो अंदाजा लगाया गया है जो उसको देखते हैं कि शिकागो यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि 2050 के अंदर जिस तरह यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो तकरीबन हर मुल्क के अंदर जो है वो 1 लाख में से जो टेम्परेचर से यहाँ पर अफेक्टेड हैं तो उनमें से 51 का जो खालस अजाफा हमें देखने को मिल सकता है। ये चीज़ है तो पाकिस्तान की भी उसमें पोजीशन इंक्लूड की गई है कि पाकिस्तान भी उसमें यहाँ पर इंक्लूड हो सकता है, यहाँ पर भी डेथ रेट बढ़ सकता है। उसके बाद अर्बन हॉटस्पॉट अंडर द थ्रेट, देखें अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है। अर्बनाइजेशन के पीछे पर्पस क्या, क्यों बढ़े भाई? लोग यहाँ पर बैकवर्ड एरियाज हैं, रोजगार नहीं है तो रोजगार के लिए जाते हैं, तालीम के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए मींस आप हेल्थ के लिए जाते हैं, ठीक है। तो अच्छी लाइफ के लिए शहरों का रुख करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है तो इसीलिए रुख करते हैं। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका डाउन जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, देखें सबसे ज्यादा जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो सिटीज है हमारे पास वो है यहाँ पर फैसलाबाद है, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद। और ये जो फैसलाबाद का कहा जा रहा है कि जिस तरह यहाँ पर हीट बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हो सकता है मे बी नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 9,494 मीन्स 9,400 जो है यहाँ पर डेथ देखने को मिल सकती है। अब ड्राइवर्स अगर देखा जाए ना ऑफ अर्बन वल्नरेबिलिटीज के, है ना, जो वजह क्या है जो हमें ड्राइवर्स देख, रैपिड अर्बन एक्सपेंशन विदाउट क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है। एक तो क्लाइमेट जिस तरह कोई प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटी देखने को मिल रही है। हैज लीड टू कंक्रीट रिप्लेसिंग ग्रीन स्पेसेस। अब हर जगह पे कंक्रीट का मतलब बिल्डिंग ने जगह ले ली है, पार्क्स नहीं है यहाँ पर होने चाहिए, जिस तरह ग्रीनरी जिस तरह होनी चाहिए तो वो नजर नहीं आ रही। ये चीज बेसिकली कही जा रही है, रीजंस आप बताई जा रही है और भी बहुत सारी रीजंस है, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिफाइंग द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हीट आइलैंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं लाहौर के उनसे ज्यादा जो है हीट सिटी के अंदर मींस यहाँ पर लाहौर के अंदर देखने को मिलती है। इनफॉर्मल सेटलमेंट्स है, कच्ची आबादियां बनी हुई हैं, कोई प्रॉपर यहाँ पर जिस तरह मैकेनिज्म होना चाहिए, स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नजर नहीं आता। इंडस्ट्री है तो वो भी यहाँ पर जहाँ पे रहायशी एरियाज हैं वहां पर है, तो एक जिस तरह अलग होनी चाहिए ना अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर अलग है, रहने के अलग है, तो इस तरह की यहाँ पर चीजें देखने को नहीं मिल रही। कच्ची आबादियां बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। उसके बाद लैकिंग एडिक्वेट अमेनिटीज, उसके बाद आर स्पेशली वल्नरेबल हमें यहाँ पर देखने को मिले। देखें बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बाद ट्रैफिक के दल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर, तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं ना। तो अर्बनाइजेशन के ऊपर डेथ रेट तो बढ़ेगा बढ़ा, ऊपर से टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, तो दोनों चीजें मिलकर जो है यहाँ पर जो है वो डेथ रेट को बढ़ा रही है। नेक्स्ट हमारे पास है अर्जेंट नीड क्या हो सकती है, इस चीज को यहां पर देखें। देखिए अर्जेंट नीड तो ये है कि सबसे पहले तो अपने करना क्या है कि प्रायोरिटाइजिंग ग्रीन कवर, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ग्रीन कवर। तो पहले तो ग्रीनरी को यहाँ पर जो है वो इंश्योर करवाना पड़ेगा, ठीक है। जो यहाँ पर कह ले के बिल्डिंग जगह ले रही है तो वहां पर जो है ग्रीनरी को भी जो है वो रखना पड़ेगा सामने। शेडेड स्ट्रीट्स होनी चाहिए, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर दरख्त ट्रीज आप लगाए जाते हैं जो सड़कों के आप देखेंगे किनारों के ऊपर लगे होते हैं, तो क्या होता है एक शेड बन जाता है, पूरा छांव हो जाती है, ठीक है। इंप्रूव्ड बिल्डिंग कोड्स, ठीक है, अलॉन्ग साइड अर्ली वार्मिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। जितना भी है वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर हीट बढ़ती जा रही है, जिस तरह यहाँ पर हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, तो पूरा जो है एडवांस में जो है यहाँ पर जो है वार्निंग सिस्टम की बात की जा रही है। कूलिंग सेंटर्स होने चाहिए, क्रूशियल टू मिटिगेट दीज रिस्क। फाइनेंसिंग एंड प्लानिंग गैप्स की बात की जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसके अंदर जो है वल्नरेबिलिटीज की भी बात की जा रही है और ये सारी चीजें हम ऐड कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पर अडॉप्टेशन बजट एंड फेलियर ऑफ प्रोमिस्ड इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस टू मटीरियलाइज कंक्रीट सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट। देखें जो तो यहाँ पर क्लाइमेट इंजस्टिस देखने को मिला ग्लोबल नॉर्थ तो ग्लोबल साउथ, ठीक है। आपके COP30 भी यहाँ पर बेलम के अंदर होते हुए नजर आई, ब्राजील के अंदर होते हुए नजर आई, लेकिन जो यहाँ पर फंड्स मुहैया करने चाहिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले। तो ये एक गैप बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। इंटरनली अगर देखा जाए जो बजट जिस तरह फिक्स करना चाहिए तो उसके अंदर भी यहाँ पर हमें फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रही होती है, ठीक है। तो विदाउट स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक प्लानिंग एंड ह्यूमन कॉस्ट विल कंटिन्यू टू राइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा बेसिकली।
अब देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान को जो प्रोग्राम ले देखें, इसके अंदर 5 to 6 पॉइंट्स है हमारे पास, इनको 1 by 1 जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे जो हमारे पास एग्रीमेंट डिटेल्स एंड फंडिंग रिलीज। देखें, स्टाफ लेवल यहाँ पर एग्रीमेंट होता है पाकिस्तान के, जो वाज रिलीज डिसबर्समेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली $1.2 बिलियन अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एंड दूसरा हमारे पास क्या है, रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। दोनों को मिलाकर जो है टोटल कितना बन रही है यहाँ पर रकम की अदायगी। डिसबर्समेंट मींस क्या होता है, रकम की अदायगी। तो यहाँ पर कितना है, $4.5 बिलियन। अब किन किन चीजों के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, इस चीज को भी देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो डिटेल है। इंडोर्समेंट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर सबसे तो पहले आप देखेंगे यहाँ पर IMF यहाँ पर टेक्निकली इंडोर्स इस्लामाबाद फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी। दूसरा यहाँ पर नोटेड ब्रॉड अलाइनमेंट ऑब्जेक्टिव्स टू स्ट्रेंथन पब्लिक फाइनेंस, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है विद इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टारगेट रेंज के अंदर रहकर, और एनर्जी सेक्टर्स की जो यहाँ पर जो है एनर्जी सेक्टर्स की जो है यहाँ पर वायबिलिटी को भी यहाँ पर जो है वो बढ़ाना है, उसको भी यहाँ पर स्ट्रेंथन करना है, इंप्रूव करना है। तो ये हमारे पास कितने, एक तो फ्यूल प्राइसेस पॉलिसी को इन्फ्लेशन के साथ, उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास देखा जाए एनर्जी सेक्टर्स को भी इंप्रूव करना है। तो ये इसके लिए जो है यहाँ पर क्या किया गया, इसको जो है वो साइन किया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो 4 पॉइंट्स ये रहेंगे। सबसे पहले देखें इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग एंड आउटलुक। अब इसको देखें यहाँ पर सपोर्टेड बाय EFF एंड ऑनगोइंग पॉलिसीज आर स्ट्रेंथन द इकोनॉमी कंटेनिंग इन्फ्लेशन एंड करंट अकाउंट बैलेंस। इसको भी देखना पड़ेगा। उसकी रीजन क्या है कि अभी ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह क्या है, प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, करंट अकाउंट में हमें यहाँ पर डेफिसिट देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए यहाँ पर जो बेसिकली ये अभी साइन किया जा रहा है प्रोग्राम। रीइंफोर्स है, वैसे अगर देखा जाए 25th हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ये $7 बिलियन के अंडर। एक्सटर्नल बफर्स है, हाउएवर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट पॉजेस रिस्क फ्रॉम वॉलेटाइल एनर्जी प्राइसेस यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे रीजन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट भी है। उसके बाद कमिटमेंट टू फिजिकल और सोशल रिफॉर्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पर अथॉरिटीज आर कमिटेड टू prudent fiscal stance and aiming for primary surplus of the 1.6% of the GDP by fiscal year जो 2026 है। broadening the tax base, strengthening social protection, यहाँ पर जो बेनजीर इनकम सपोर्ट है उसको भी यहाँ पर जो है वो फर्दर जो है स्ट्रेंथन करने की बात की है, ताकि लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोशल प्रोटेक्शन मिल सके यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बेनजीर इनकम सपोर्ट में। उसके बाद है एनर्जी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब ये हमारे पास पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर जो भी 1.2 बिलियन जो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर दिए जाने की बात की जा रही है। एफर्ट्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग एनर्जी सेक्टर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्कुलर डेट को कम करना है। जिस तरह आप एनर्जी सेक्टर के अंदर प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, पेट्रोलियम इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो और ज्यादा बढ़ रही हैं, तो उसको भी देखा। इंश्योरिंग कॉस्ट रिकवरी थ्रू टैरिफ एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि यहाँ पर 10 एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिसके टैरिफ जो है वो दोबारा रिस्ट्रक्चर करने पड़ेंगे पाकिस्तान को, ट्रेड एग्रीमेंट जो है। तो ये भी चीज़ है, तो टैरिफ यहाँ पर देखना पड़ेगा। अवॉइडिंग सब्सिडीज के, आपको पता है कि यहाँ पर IMF हमेशा कहता है सब्सिडीज मत दो, टैक्स बढ़ाओ, ये चीज़ भी है। एडवांसिंग ट्रांजिशन टू कंपेटिटिव रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो बात की गई। उसके बाद बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर भी बात की गई यहाँ पर। उसके बाद RSF बैक्ड क्लाइमेट रिफॉर्म्स एजेंडा इज प्रोग्रेसिंग विद रिफॉर्म्स प्रमोटिंग ग्रीन मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट, डीकार्बनाइजेशन एंड इनहेंस क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट। डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर पंजाब के अंदर चलाई जा रही है, इस्लामाबाद के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर जो कह लें कि उसका ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। तो इन चीज़ों के लिए जो बेसिकली जो है वो कह लें कि यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम नेक्स्ट जो है फेज 3 फेजेस इंक्वायरी करने के बाद साइन किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यूक्रेन और यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स रहने वाले 4 पॉइंट्स है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आप 4 पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट रहने वाला है जॉइंट डिफेंस अकॉर्ड। देखें यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है वो गल्फ टूर पर है। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं उनके साथ जो है डिफेंस पैकेट साइन किया जा सके। देखिए आप 5th ईयर लग चुका है यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के दरमियान में वॉर लगी। तो अब यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस भी देखने को मिल रहा है, ट्रेड डेफिसिट भी देखने को मिल रहा है। तो अब ज़ेलेंस्की जो है यहाँ पर जो है विजिट करके ताकि एटलीस्ट जो है वो क्या किया जा सके, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। तो अब देखें इनके साथ जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सऊदी अरेबिया के साथ जो है डिफेंस पैकेट, एयर डिफेंस पैकेट बेसिकली हुआ, जहाँ पर जो वो ड्रोन्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा, अपनी एक्सपर्टीज़ को भी यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करेगा
सऊदी अरेबिया को। अब ये किसके अगेंस्ट बेसिकली, जो जिस तरह यहाँ पर उसने की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कि जो ईरान जो है बार बार जो अटैक कर रहा है यहाँ पर गल्फ स्टेट्स के ऊपर, तो इस चीज़ को सामने रखते हुए बेसिकली उन्होंने क्या, अब ईरान जो है बेसिकली यूएसए मिलिट्री बेसिस को यहाँ पर टारगेट कर रहा है। उसका पर्पज़ ये नहीं है कि वो किसी को भी यहाँ पर हार्म करे, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है या गल्फ स्टेट्स को। पर्पज़ है कि वो बार बार उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो यूएसए मिलिट्री बेसिस है उनको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ टारगेटेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके। तो अब क्या हो रहा है कि अब ज़ेलेंस्की जो यहाँ पर विजिट करते हैं, तो अब गल्फ स्टेट्स बेसिकली क्या कर रहा है, एंटी ड्रोन सिस्टम जो अपना यहाँ पर जो है वो अपना स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पर एक्सचेंजिंग एक्सपर्टीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगे, डेवलपिंग जॉइंट इन्वेस्टमेंट एंड काउंटरिंग मेजर्स एंड अनमैन्ड एरियल सिस्टम। अनमैन्ड एरियल सिस्टम मीन्स जितने भी ड्रोन्स हैं विदाउट पायलट के, तो उसको भी यहाँ पर जो है ज़्यादा जो वो यूज़ किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा यहाँ पर डिफेंस सिस्टम को, ताकि काउंटर किया जा सके जिस तरह यहाँ पर ईरान की तरफ से टैक्स देखने को मिल रहा है। तो ये भी बात है यहाँ पर। स्ट्रैटेजिक गल्फ टूर की बात करें तो अभी हमने बात कर ली है कि यहाँ पर यूएई और सऊदी अरबिया के दरमियान में यहाँ पर डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है। उसके बाद यूक्रेन ड्रोन एक्सपर्टीज, तो यहाँ पर यूक्रेन ने कहा है कि भाई वो रशिया के साथ जो है 5वां साल लग चुका है, 4 साल हम लड़ रहे हैं, उसके ड्रोन्स को यहाँ पर जो है वो कह लें कि गिरा भी रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पर एक्सपर्टीज़ जो है वो सऊदी अरबिया को कहा है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह यहाँ पर ईरान की तरफ से जो है वो यूएसए मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की बात की जाए तो यूक्रेनियन ड्रोन इंटरसेप्शन मेथड्स आर रिमार्केबली कॉस्ट एफिशिएंट एट अप्रॉक्सीमेटली $2000 पर ड्रोन की बात की जा रही है। अ सब्सटेंशियल कॉन्ट्रास्ट टू द, जो हमें यहाँ पर इसका कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है 4 कह लें कि यहाँ पर $1 मिलियन कॉस्ट पर पैट्रियट मिसाइल जो यहाँ पर गिराया जा रहा है ईरान की तरफ से, जो अटैक किए जा रहे हैं, जो यहाँ पर और थर्ड भी यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर गल्फ स्टेट्स की तरफ से, और पैट्रियट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2। उसके बाद है म्यूचुअल बेनिफिट्स, हालांकि गल्फ स्टेट्स की तरफ से रिटेलिएट नहीं किया गया, यहाँ पर जो है जो ड्रोन आ रहे हैं ये उनको बेसिकली यहाँ पर गिराया जा रहा है। म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात की जाए तो यूक्रेन सीक्स फंडिंग एंड एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम गल्फ नेशंस टू बोल्स्टर इट्स ऑन डिफेंस अगेंस्ट रशिया अग्रेशन, एंड यहाँ पर जो है गल्फ स्टेट्स भी जो उनकी मदद करेगा, फंडिंग की बात की गई। तो अब देखें वो बात वही है कि एक्सपोर्ट को कुछ एक्सपर्टीज को देगा, तो गल्फ के पास ऑलरेडी जो है वो कह लें कि इकोनॉमिक पावर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो यहाँ पर फंडिंग कर सकते हैं। तो वो ये बात की जा रही है कि जो यहाँ पर अग्रेशन देखने को मिल रहा है रशिया का, तो उसके अगेंस्ट अब गल्फ स्टेट्स और रशिया का क्यों आपस में मामला सॉर्ट आउट है, भाई एक दोनों ऑयल बेचने वाले हैं, तो दोनों ही जब यहाँ पर मार्केट में तो फिर कंपटीशन बढ़ जाता है ना, जिस तरह यूएसए और चाइना का बढ़ा हुआ है। तो अब बहुत सारे ये भी मैटर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो ज़ेलेंस्की का विजिट है उसका पर्पज़ है कि फंडिंग लेना और पैसे जो है खत्म हो चुके हैं। भाई उसकी रीज़न क्या है, 4 सालों से वार लड़ रहा, 5वां साल चल रहा है, तो इकोनॉमिक लॉस भी तो देखने को मिलेगा ना यहाँ पर। तो ये चीज़ है। अब बात करेंगे वोकैब, और वोकैब हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं, जिसके नाम सिमिलर मीनिंग्स हैं, एंटोनिम्स को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एक्सोजिनियस। एक्सोजिनियस मीन्स क्या होता है यहाँ पर, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड एक्सटर्नल एंड कॉज। ठीक है, बैरूनी माखोज से तैयार होने वाला, बेसिकली आप कोई चैलेंजेस इश्यूज कह सकते हैं, कोई नेगेटिव इंपैक्ट कह सकते हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक आप इसको बोल सकते हैं, और उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, इंडोजिनियस या इंटरनल अंदरूनी तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अनइक्वेकल मीन्स होता है क्लियर, अनबिगुअस और लिविंग नो डाउट, जिसके ऊपर कोई शक ना किया जा सके, बिल्कुल वाजे हो। ठीक है, एक्सप्लिसिट या डेफिनेट को बोलेंगे, उल्टा क्या बनेगा, एम्बिगुअस, अनक्लियर, बिल्कुल जो गैर वाजे हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट मीन्स क्या था, केयरफुल, कॉशियस एंड एक्शंस आर स्पीच, बोलने में और काम करने में बिल्कुल एहतियात बरतने को बोला जाता है। कॉशियस आर प्रूडेंट, लेकिन उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, रेकलेस या केयरलेस हम इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इन्फ्यूरिएटिंग। इन्फ्यूरिएटिंग मीन्स होता है काजिंग एक्सट्रीम एंगर, जो गुस्से की, बहुत ज्यादा शदीद गुस्से की वजह बनने को बोला जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा हमारे पास, इनरेजिंग या इरिटेटिंग, जो परेशान कुन सूरत पैदा कर देता है। उल्टा क्या बनेगा, कामिंग या सूदिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इंपेडिमेंट। क्या होता है यहाँ पर, इंपेडिमेंट मीन्स होता है समथिंग दैट ऑब्स्टेक्ल्स और हिंडर्स प्रोग्रेस। ठीक है, तरक्की में रुकावट को बोला जाता है, बेसिकली ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस आप बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, एड या असिस्टेंस आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट मीन्स क्या था, हार्म या डेंजर कॉज। ठीक है, जो आप तबाह को कह लें कि उसकी वजह बनना या नुकसानदेह वजह बनना। ठीक है, उसके बाद हमारा इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा यहाँ पर, हार्म या डैमेज। ठीक है, उसके बाद उल्टा क्या बनेगा, बेनिफिट या एडवांटेजेस आप बोल सकते हैं।
मोरेटोरियम मीन्स क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेरी और प्रोहिबिशन और सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी है, ट्रेड है, उसके ऊपर जो है आर्जी तौर पर पाबंदी लगा देने को बोला जाता है मोरेटोरियम, ठीक है। सस्पेंशन और हॉल्ट, ये आई थिंक हम प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूएशन और रिजम्पशन, इसका उल्टा बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो रहने वाला है ट्रैम्पलिंग, वर्ड हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, ट्रैम्पलिंग मीन्स होता है क्रशिंग और स्टेपिंग हेविली ऑन समथिंग, ठीक है, कुचल देने को बोला जाता है, ठीक है, बेसिकली क्रशिंग या स्टम्पिंग आप कह सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, प्रोटेक्टिंग या प्रिजर्विंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स क्या होता है, यहाँ पर एक्सट्रीमली एंग्री और फुल ऑफ रेज, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से में होना, ठीक है। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, सिनोनिम एनरेज्ड या लिविड आप कह सकते हैं, और उल्टा क्या बनेगा, बिल्कुल काम या पीसफुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, डेसिमेट, डेसिमेट मींस क्या था, डिस्ट्रॉय अ लार्ज पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत ही हिस्सा जो उसको क्या तबाह कर देना, बिल्कुल, ठीक है, खत्म कर देना। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, डिवास्टेट, डिस्ट्रॉय, और उल्टा मीनिंग क्या बनेगा, बिल्ड या प्रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, मैनूवर मींस क्या होता है, स्किलफुल मूवमेंट, ठीक है, जो कह ले के महारत के ऊपर जो बेस करती है हिकमत अमली, उसको बोला जाता है यहाँ पर मूवमेंट और स्ट्रेटेजिक एक्शन को बोला जाता है, बेसिकली टैक्ट और स्ट्रेटेजी, हिकमत अमली या चाल, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, ब्लंडर या मिस्टेक कर देना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, कंड्यूसिव, तो ऑलरेडी हम यूज करते हैं, जो फायदेमंद साबित होना, मुआफिक होना, फ्रूटफुल कह सकते हैं, बेनिफिशियल वेब कह सकते हैं, मेकिंग अ सिचुएशन लाइकली या फेवरेबल, फेवरेबल इसका और बेनिफिशियल बनेगा सिमिलर मीनिंग, और उल्टा क्या बनेगा, हार्मफुल या अनफेवरेबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मींस क्या था, नॉट एबल टू बी करेक्टेड और इम्प्रूव, जिसको ठीक ना किया जा सके, दुरुस्त ना किया जा सके, तो इरिडीमेबल भी बोल सकते हैं और अनमैनेजेबल भी बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, रिफॉर्मेबल या करेक्टेबल, जिसको ठीक किया जा सकता है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रह गया, कंजेशन, कंजेशन मींस क्या था, ओवर क्राउडिंग और ब्लॉकेज, भीड़ लग जाना, बेसिकली रुकावट हो जाना, जिस तरह ट्रैफिक हम देखने को मिलती है, क्राउडिंग और ब्लॉकेज। उल्टा क्या बनेगा, क्लियरेंस या ओपननेस। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।